आखिर गलती कहाँ हुई? अब समझ आया, मेरी तैयारी में ही बड़ी गलतियां थीं। अगर इस साल CUET PG निकालना है तो ये 10 गलतियां कभी मत करना, वरना सिलेक्शन सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। जी हाँ, ये 10 गलतियां जो आपका CUET PG 2027 में सिलेक्शन रोक देगी। आज हम उन 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि उन गलतियों से आपको बचना कैसे है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे हमारे टॉपिक पर आते हैं। भाई ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा आप समझिए कंपटीशन तगड़ा है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो जितना ज्यादा हम सतर्कता से चले, जितनी कम हम गलतियां करें, जितनी बढ़िया हमारी तैयारी होगी ना, तभी हम यहां पर आ पाएंगे। क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन यदि डायरेक्शन सही नहीं है तो हम सिर्फ बर्नआउट होंगे, हम सिर्फ थकेंगे, हमारा विश्वास कम होता जाएगा, आत्मविश्वास प्रभावित होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक हम नहीं पहुंचेंगे। हमें छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक एरर्स को दूर करना पड़ेगा। चलिए गलतियों पर आते हैं। देखिए एक पूरा का पूरा तरीका है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से ही हम पहुंच सकते हैं हमारी मंजिल तक, हमारे ऑब्जेक्टिव तक, हमारे सिलेक्शन तक, अच्छे स्कोर तक। हमें सबसे पहले फाउंडेशंस अच्छा करना है, रिसोर्सेज बनाने हैं, फिर उनको एक जगह पर कंसोलिडेट करना है, लगातार उनका रिवीजन हमें करना है, अपने आप को टेस्ट करना है, मॉक देते रहना है, और फाइनल एग्जाम डे जो युद्ध का दिन है वहां सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना है, तभी हम विजयी होंगे भाई। मिस्टेक नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि बहुत सारे बच्चे सिलेबस को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। देखिए हर विषय में, खासतौर पर यदि ह्यूमैनिटीज को भी देखें तो सिलेबस में डेप्थ बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को बस कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं, वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, सिलेबस की गहरी समझ होना जरूरी है, सिलेबस को बार बार पढ़ना होता है। कहते तो यहां तक जो सिविल सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं ना, में से बहुत सारे लोग करेंगे आगे जाके, वहां तो यहां तक कहा जाता है यदि आपको सिलेबस पूरा याद है ना भाई, तो आप उस सिलेबस, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में तो सिलेबस ही काम का होता है यार, सिलेबस ही एज अ पार्ट आपके बहुत सारे थॉट्स को आपके ब्रेन में डाल रहा होता है। तो बस सिलेबस की पूरी समझ होना चाहिए, ये पहली गलती है। अपडेटेड सिलेबस, और सिलेबस में हर टॉपिक जहां से जो भी चीजें आ रही हैं उन सबको हमें समझना चाहिए। देखिए दूसरी गलती क्या है, हम सिलेबस को तो पढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा किया क्या कि सिलेबस को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया हो? पार्ट ए में वो हो जहां से लगातार 22, 23, 24, 25 लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्ट बी में वो है जहां अल्टरनेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्ट सी में वो है जहां से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। क्या आपने कभी इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया? नहीं किया भाई, ये करना होता है। समझ गए आप? सिलेबस में कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां ज्यादा वेटेज है, जो लगातार आ रहा है, जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उसका एक इंडेक्स बनाओ, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को बार बार पढ़ो, दोहराओ। ये हमें करना होता है, बच्चे ये नहीं कर रहे, ये उनकी दूसरी मिस्टेक्स है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी PDF इकट्ठा कर लेना। आज से कुछ समय पहले क्या होता था ना कि जब ये डिजिटल नोट्स नहीं होते थे, PDFs नहीं होते थे, YouTube नहीं था, तो किताबें सीमित हुआ करती थी। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके किताबें नहीं लिया करते थे बच्चे, और किताबें मिलती भी नहीं थी, उनकी उपलब्धता कम थी। तो एक किताब होती थी, बच्चे उन्हें ही बार बार पढ़ते थे, दोहराते थे। अब आप देखेंगे तो अब टेलीग्राम आ गया है और YouTube पर बहुत सारा कंटेंट है। तो अब यही हो रहा है कि एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर से पढ़ा, एक बुक से पढ़ा, फिर दूसरी बुक डाउनलोड कर दिया। ये नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और कंपटीशन की दुनिया में तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्र ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये नहीं करना है भाई, एक सोर्स होना चाहिए। आप ऐसे समझो, मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हिस्ट्री पढ़ाती हूं अपनी क्लासेस में। आप ये समझो कि आप वॉर करने जा रहे हैं, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। अब आप जब आप पे अटैक होने वाला है, आप कोई भी वेपन आपका तैयार ही नहीं है भाई, उससे अच्छा है एक वेपन हो और आप उसमें इतने पारंगत हो कि आप उसका इस्तेमाल करके युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये भी जो एक गलती है, ये भी आपको अवॉइड करना है भाई, मिस्टेक नंबर 3। ठीक है, एक सोर्स हो। अब आप कहेंगे कि सर एक सोर्स पे कैसे भरोसा करें? बिल्कुल नहीं करना एक सोर्स पे भरोसा, लेकिन एक सोर्स को पढ़कर बाकी सोर्स से अपने सोर्स को इनहेंस करना है भाई। समझ गया क्या बोला मैंने? आपका एक सोर्स होगा, अब आपको कोई दूसरा डाटा मिला, उसको आप इसमें ऐड कीजिए ना। बचपन में किया करते थे, कितनी कलाकारियां किया करते थे यार हम लोग, पेज चिपका दिया करते थे अपनी कॉपी में। मैं कहता हूं मेन सोर्स जो है ना, उसमें थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा करिए ताकि आप कुछ चीजें उसमें ऐड कर सके। और कहीं पर भी कुछ भी करते रहिए, बस आप ये समझिए पेज ऐड कर दीजिए, बीच में पेजेस लगा दीजिए, आप किसी भी तरीके से, लेकिन आप सोर्स एक ही रखेंगे। ये गलती से भी आपको बचना है भाई। आखिरी दिन तक केवल नए विषयों को पढ़ रहे हैं, एग्जाम आ गया है लेकिन अभी भी सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं, नहीं। बहुत हद तक आप देखेंगे भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आखिरी दिन नई नई चीजें आ रही, ये रह गया, अरे ये रह गया, अरे ये रह गया करते रहते हैं। नहीं करना है वो, ठीक है? यही तो गलती है। वो घबराहट जो है ना, वो क्या करेगी, आपके पूरे के पूरे, आप ऐसे समझिए कि जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो भी आप भूल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो पढ़कर ही नहीं आया, मेरा ये टॉपिक छूट गया, मेरा ये टॉपिक छूट गया। नहीं, ये नहीं करना है। जितना पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। आखिरी समय पर रिवीजन ही सब कुछ होता है। रिवीजन को ही हम कहते हैं भाई, सक्सेस की जो कुंजी है ना वो रिवीजन ही है। अच्छा स्कोर जो है ना आपको रिवीजन से ही मिलना है। इस मिस्टेक से भी आपको बचना है। पिछले वर्ष के प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण ना करना, ये भी एक गलती है। हम देख रहे हैं कि ईयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं
हैं कि थॉट्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बुक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट बनानी होगी और उस लिस्ट में हमें क्वेश्चन टाइप्स जो है वो लिख लेना चाहिए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑथर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस टाइप के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। इस गलती से भी आपको बचना होगा। यह है आपकी मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 6, हम मॉक टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन नंबर कम आते हैं, और आएंगे भी, नंबर कम आना ही चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि जो आप है ना, आपकी तैयारी लगातार होता रहे, आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। उसका डिफिकल्टी लेवल एग्जाम के लेवल के आप अगर देखेंगे तो एग्जाम के लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर ही होता है मॉक टेस्ट का लेवल। तो नंबर कम आना ठीक है, मेन चीज जो मॉक टेस्ट का पर्पस होता है वो आपके मार्क्स नहीं होते, मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आप उन एरर्स को फाइंड करें। भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ रखा है, लेकिन अब उस टॉपिक का क्वेश्चन मेरे पास आया और मुझसे वो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बना, ये फाइंड करना होता है मॉक टेस्ट का पर्पस। ठीक है, और कोई नंबर वाला कोई पर्पस होता ही नहीं है उसमें, लेकिन हम नंबरों में उलझ जाते हैं, कम अंक आते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते। और अगर मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे ना और सीधे आप एग्जाम में पहुंच जाएंगे, और एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो फिर आप घबरा जाएंगे भाई। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना होता है, लगातार मॉक टेस्ट देना होता है। बहुत अधिक संख्या में मॉक टेस्ट देना भी नुकसान करता है, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं देना, लेकिन एक सही अमाउंट में मॉक टेस्ट होना चाहिए। और मॉक टेस्ट पर आप ये समझिए कि उसका एनालाइज भी जरूरी है। यदि आप वो वीडियो चाहते हैं कि मॉक टेस्ट के एनालाइज पर मैं एक वीडियो लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरा का पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। मिस्टेक नंबर 7 की अगर हम बात करें तो एग्जाम में ये होता है कि कोई एक प्रश्न ऐसा होता है जो कठिन होता है, एग्जामिनर जानता है कि उसे किस तरीके का एग्जाम पैटर्न बनाना है, उसे किस तरीके का पेपर बनाना है, उसे कहां आपको परेशान करना है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको डालेंगे और आप वहां जाकर अटक जाते हैं। आमतौर पर जितना मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, ऐसे क्वेश्चंस ना चाहे कोई भी सेट हो, शुरुआत में ही होते हैं, बीच में थोड़े क्वेश्चन वो होते हैं जो आपने पढ़े हैं थोड़े आसान होते हैं और हम उन्हीं क्वेश्चंस पर अटक जाते हैं। ये गलती भी नहीं करना है भाई, समय लिमिटेड है ना, लड़ाई जो है क्वेश्चंस वर्सेस टाइम की है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह जाकर रुक गए, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो ये आपकी मिस्टेक नंबर 7 है, जिसे करने से आपको बचना है भाई। अंतिम 30 मिनट जब बचेंगे ना, क्योंकि आपने बहुत टाइम लगा दिया उस क्वेश्चन पे, अब उसी एक ही क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है, आप लास्ट में जो है घबराहट वाली स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, मिस्टेक नंबर 8 की हम बात करें तो अंधाधुंध तुक्केबाजी। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं कि मेरी अंतरात्मा कह रही है, अंतरात्मा जो हमारी इनर साउल होती है, कि यही होगा। अरे नहीं भाई, अंतरात्मा की नहीं सुनना है, उस वक्त सुनना है पर इस वक्त नहीं सुनना। यहां आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, एक 50-50 मेथड उसका इस्तेमाल करना है, और आपको बहुत सोच समझकर, जहां आपको लग रहा है, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर है, रिवीजन आपने बार बार किया है, तब आप उस पर जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अंधाधुंध तुक्केबाजी जो है ना, आपके स्कोर को खराब कर देगी, और जो आपकी मेहनत आपने की है, जो आपने बहुत ज्यादा पढ़कर जो क्वेश्चन सही किए ना, उसके मार्क्स भी जो है आपके कम हो जाएंगे। फिर है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अब होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ना लिखा होता है, नो लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, हम वो पढ़ते ही नहीं। हम इतना जल्दी पढ़ते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगता है अरे ये तो हमसे बन जाएगा, ये कैसे नहीं बनेगा, और उन क्वेश्चंस को फट से टिक लगा देना, इसे सिली मिस्टेक्स कहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप देखिएगा, आप खुद बताइएगा आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, कि जब आप पेपर देकर आ रहे हैं और आपको लगेगा अरे ये कैसे गलत हो गया यार, ये तो सबसे आसान था, ये तो मुझसे बनता ही बनता था। इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई एग्जाम में हर एक सिंगल वर्ड को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। और आखिरी मिस्टेक जो आप एग्जाम के टाइम पर कर रहे होते हैं, एग्जाम के पहले कर रहे होते हैं, एग्जाम के समय बहुत ज्यादा घबरा जाना, वो मिस्टेक है। घबराहट बहुत ज्यादा हो जाना, नींद नहीं आना, और आप बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कि बस यही है जो भी है इस एग्जाम, मतलब इतनी उस अवस्था में आप पहुंच गए हैं जहां नींद की कमी है, मानसिक थकान है। वो नहीं करना है भाई आपको, है ना। एग्जाम के पहले कोशिश करना है जितना आप रिलैक्स रहें उतना बेहतर है, क्योंकि ये इस तरह की लड़ाई नहीं है ना कि आपने जो स्कूल कॉलेजेस में होता है कि आपने 4 घंटे की पढ़ाई की और उसमें से आपका एग्जाम पेपर आ जाएगा। नहीं, ये पूरी की पूरी तैयारी ऐसी है कि जिस दिन आपने शुरुआत की है ना, आपने सोचा है ना कि मुझे CUET-PG 2027 देना है, उस दिन से लेकर एग्जाम के दिन तक आपने कितने एफर्ट्स मारे हैं, कितनी आपने मेहनत की है, कितना सिंसियरली आपने तैयारी की है, कितना आप अपनी तैयारी के लिए ईमानदार रहे हैं। इन सब चीजों का भाई उस दिन एक आप समझिए कि वही परीक्षा है, यही सारी चीजें टेस्ट हो रही होती है। कितना आपके अंदर पेशेंस था, कितना डेडिकेशन था, कितने मॉक आपने लगाए हैं, नोट्स कितना आपने रिवाइज किया है, आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो कितना ध्यान से की हैं। तो वो घबराहट वाला दौर नहीं होता, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला दौर होता है, वो आत्मविश्वास वाला समय होता है। वहां आपको आत्मविश्वास रखना है और इन
10 गलतियों से आपको बचना है। इन 10 गलतियों से यदि आप बचते हैं तो यकीन मानिए, आप मेरा यकीन मानिए, भाई आयुष सर की बात का विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। और आप खुद मुझे बताइएगा कि ये गलतियां क्या आप भी करते हैं, इनमें से कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, और यदि आपको उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं सर ये चीज तो हमारी ठीक नहीं हो रही, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उसके लिए भी कोई ना कोई सेशन जरूर लेकर आएंगे या लाइव सेशन रखेंगे जहां हम चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, यदि आप सीयूटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है अल्टीमेट 2.2 बैच। हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन बैच, जिसकी क्लासेस अब लगभग 1 महीने हो गए हैं, बहुत सारा सिलेबस भी लगभग कवर हो गया है। अब एक नया बैच हम ला रहे हैं अल्टीमेट 2.2 बैच। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे। बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी। ज्योग्राफी के लिए भी ये बैच है, हिस्ट्री के लिए भी ये बैच है, जहां हम अभी पहले फाउंडेशंस पढ़ रहे होते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो फाउंडेशन या ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो पहले फाउंडेशन बढ़िया स्ट्रांग करेंगे, धीरे धीरे इन बैचेस में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, हम वहीं पर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं भाई। और यकीन मानिए कि आप ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंचेंगे यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं या आप वो 10 गलतियां जो मैंने आपको बताई उनको करने से बच रहे हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।